हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ आप दबाव में आ गए होंगे क्योंकि डेट का नोटिफिकेशन हो गया है। 25 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें एग्जाम हो सकता है। अब युद्ध की बिगुल बज चुकी है और मैं समझता हूँ आप अब अस्त्र का ढूंढना और उसमें धार लगाना शुरू कर दिए होंगे। यहाँ तक क्लास का सवाल है, हम लोगों ने बहुत राइट डिसीजन लिया और लगभग टाइम पर क्लास खत्म हो गया। अगर अभी आज देखो, आज 20 तारीख हो गया और अभी अगर 1 महीना हमारे पास है, आप 1 महीना 5 दिन, तो आप चाहो तो उसका बहुत बेहतर ढंग से अंजाम दे सकते हो। आपके पास लगभग सब क्लासेस का वीडियो अवेलेबल है। आप उसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ो, सुनो और उस पर आंसर लिखने की कोशिश करो। टेस्ट के बारे में भी मैं कुछ तब्दीली करने जा रहा हूँ। अब फुल टेस्ट होगा, जितने टेस्ट होंगे सैटरडे को फुल टेस्ट होंगे, क्योंकि अब टॉपिक वाइज टेस्ट का गुंजाइश नहीं है। अभी मेरे पास 4 सप्ताह, 3 सप्ताह तो है ही। 3 सप्ताह में 3 टेस्ट तो मैं ले ही सकता हूँ। एक टेस्ट तो आज हो गया, 3 टेस्ट और लूंगा टॉपिक वाइज, इस टोटल, तो ये बहुत सही होगा। एक चीज मैं और आपको बोलना चाह रहा था, जैसा कि भारतीय प्रशासन के मुद्दे के बाद लगभग जो सेकंड पेपर का मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गया, लेकिन ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक टॉपिक और इसमें लूंगा, मैं नागरिक शिकायत निवारण, लोकपाल वाला टॉपिक डिस्कस और करूंगा। तो लेकिन मैं आप चाहूंगा कि अगर आपको, जैसे आपको एग्जाम देनी है, आप तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ तैयारी आपकी पूरी भी हो गई होगी, लेकिन अगर किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन पार्ट में आपको कोई खास दिक्कत हो तो आप मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने का, दैट विल बी बेटर। क्योंकि अब जो है ना, अब मतलब कर सकते हैं स्टूडेंट्स डिमांड के हिसाब से वर्कआउट करना जरूरी है। मुझे हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट को देखना है, ताकि सबसे बेस्ट, मतलब सब स्टूडेंट एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो सके। समझ रहे हैं। अब आप बिल्कुल आलस्य का परित्याग कर दें और भिड़ जाइए। अभी आप घंटा मत सोचिए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। तो जैसा कि आज हम लोगों ने टॉपिक टेकअप किया है, भारत में प्रशासनिक सुधार। ये इस पर बीपीएससी में क्वेश्चन आता था और आता रहा है, लेकिन मैंने कल ही आपको बताया कि जैसे ही पैटर्न बदला है और एग्जाम का, तो बहुत सारे टॉपिक जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वही जगह बना लिए हैं, और उनसे थोड़े कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक है आज सब साइडेड हो गए हैं। तो उसमें प्रशासनिक सुधार भी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे 60-62 के बाद से इस समय पर एकदम अभी क्वेश्चन नहीं आया। तो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है प्रशासनिक सुधार जो है इस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अभी तक जो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके साथ वर्कआउट करना चाहूंगा, ताकि आप, जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास जो है ये 60-62 के नहीं, 56-59 में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रशासनिक सुधार के प्रयासों पर दृष्टिकोण दीजिए, डिस्कस व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आया था। फिर अगर आप देखो और देखा जाए, इसके पहले भी एक आध दफा और क्वेश्चन आया था, जैसे ये आया था 47वां बीपीएससी में, कि स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रशासनिक सुधारों के प्रकृति और प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो इसमें मतलब क्वेश्चन काफी आते रहा है, इसलिए इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। यह टॉपिक पेपर 1 में भी है, और वहाँ पर प्रशासनिक सुधार टॉपिक इन जनरल है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। और अभी भारत है प्रशासनिक सुधार टॉपिक, इसको हम लोग को देखना है। मैं आपको बतला दूं कि प्रशासनिक सुधार अवधारणा उतना ही प्रासंगिक और उतना ही प्राचीन कह सकते हो, जितना प्राचीन और प्रासंगिक स्वयं लोग प्रशासन है। क्यों? प्रशासन एक साविक प्रक्रिया है, प्रशासन एक पारिस्थितिक प्रक्रिया है। प्रशासन को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के आलोक में एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा प्रशासन एक मशीन के भांति है, जो लगातार काम करते करते वियर और टीयर डेवलप कर लेती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, प्रशासनिक क्षमता में, प्रशासन के तौर तरीका में कमी आने लगती है, और फिर जरूरत हो जाती है कि उसको दुरुस्त करने का और सुधार की आवश्यकता होती है। तो प्रशासनिक सुधार समझ लीजिए लोक प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में एक हुआ। प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक वांछनीयता और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच में जो दूरी होता है, उस खाई होता है, उसको पाटने की प्रक्रिया कहते हैं।
क्लियर। प्रशासनिक वास्तविकता, प्रशासनिक वांछनीयता और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच खाए के पाटने के प्रयास को हम प्रशासनिक सुधार कहते हैं। यह एक कृत्रिम रूपांतरण होता है, ये डेलिब्रेट प्रयास होता है, जानबूझ करके आता है कि यहाँ कमी है, इसको दुरुस्त किया जाए। और इसमें से और देखिएगा, इसमें विरोध भी होते हैं। विरोध, क्योंकि जब भी आप यथास्थितिवाद को तोड़ेंगे तो तनाव होगा, विरोध होगा। तो जब भी आप प्रशासनिक सुधार करेंगे, चाहे अच्छे काम के लिए हो रहा है या बुरे काम के लिए हो रहा, विरोध तो होगा ही होगा। और दूसरा क्या है, प्रशासनिक सुधार के अपने एक नैतिक उद्देश्य होते हैं। जिस प्रकार प्रशासन करना एक नैतिक उद्देश्य है, उसी प्रकार प्रशासन में सुधार करना भी उसके नैतिक आयाम है। तो प्रशासनिक सुधार समझ में आ गया आपको। प्रशासन के संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार में जो वांछनीयता है, उसके आलोक में जो एबिलिटी हुआ, उपलब्धता है, उनके बीच जो कोई भी अंतर है, उसको खाए को पाटने का कृत्रिम रूपांतरण या कृत्रिम प्रयास को कहते हैं। क्लियर है। तो प्रशासनिक सुधार एक जनरल फिनोमेना है, केवल मतलब जो भारत में नहीं बल्कि विश्वव्यापी प्रकरण है और समय सर्वकालिक सार्वभौमिक है, यानी हर काल में हर स्थान में प्रासंगिक है। अमेरिका में हुवर आयोग प्रथम, हुवर आयोग द्वितीय, इंग्लैंड में भी देख सकते हैं नॉर्थकोट रेबेलियन समिति, फिर कह सकते हो आपको क्या कहते हैं आपका इंग्लैंड में बहुत इम्पोर्टेंट अभी जस्ट ध्यान से उतर रहा है, वो समिति वगैरह जो है वो समझ रहे हैं, वो प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इवन आप ले सकते हो जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जिस पर डेवलप हुआ है, समझ रहे, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जिसमें डेवलप हुआ है, वो हॉथरन परीक्षण में प्रशासनिक सुधार का ही प्रयोग हुआ। आज से करीब आप चले जाएं, मतलब करीब 16वीं सदी 17वीं सदी के बीच में जो कैमरली सुधार हुआ था, वही प्रशासनिक सुधार का ही रूप है। फिर आप यहाँ पर ले लो, मतलब कौटिल्य ने अपने समय में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, समझ रहे। फिर मौर्य के काल में, मुगल काल में खासतौर पर आप कह सकते हो, अकबर के शासन काल में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुआ, सल्तनत काल में भी बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुआ था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे कृषि और सिंचाई वगैरह के क्षेत्र में वर्कआउट किया था। तो प्रशासनिक सुधार एक कह सकते हो, मतलब कह सकते हो एक कॉमन फिनोमेना, सार्वभौमिक प्रकरण है और सदैव सर्वत्र चलते रहता है। क्लियर है। तो उसी पर आज हम लोग वर्कआउट करेंगे, खासतौर पर भारत में, कि भारत में प्रशासनिक सुधार का यदि इतिहास देखा जाए तो बहुत पुराना है। और मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बतलाया कि इसे हम मौर्य प्रशासन से जोड़कर देख सकते हैं, कौटिल्य द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार से देख सकते हैं। लेकिन हमारा ब्रिटिश काल में 1773 से जो प्रशासनिक सुधार हुआ वो 1935 तक चलता ही रहा। अगर आपको याद होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, तो तब से लेकर 1935 तक प्रशासनिक सुधार होता ही रहा। लेकिन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो यूपीएससी में का ज्यादातर क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, वो ज्यादातर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आता है। यूपीएससी में तो स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रशासनिक सुधार में आपको खास तौर पर वित्त प्रशासन और कार्मिक प्रशासन वाला सुधार पर ही फोकस करना और उसी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बीपीएससी में तो ऐसा क्लासिफाई नहीं है, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, जैसा कि आप जानते हो, स्वतंत्रता प्राप्ति जो हुआ भारतीय प्रशासन के विकास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो, एक बहुत बड़ा भूमि चिन्ह है। मतलब क्या हुआ, देखते हो, जो भारत एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन था, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन गया, भारत लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा अपनाया गया, और भारत जो है समाजवादी संरचना की स्थापना का संकल्प लिया, भारत सामाजिक आर्थिक नियोजन को अपनाया, भारत विकास प्रशासन को अपनाया। और भारत को विरासत में क्या मिला था, तो भारत को विरासत में अंग्रेज पूरा भारत को तहस नहस करके गए थे, और अपना वो भारत में उन्हीं चीजों को छोड़ गए थे जिन्हें अपने साथ नहीं ले आ सकते थे। तो क्या था वो, उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र था। और फिर आपका कह सकते हो सैकड़ों या अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्या और चुनौती था, समझ रहे। अब स्वतंत्र भारत के समक्ष उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र से
जो सामाजिक आर्थिक समस्याओं को चुनौती करने का जो चुनौती था वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही कठिन था। जरूरत हुआ प्रशासन में सुधार करने का। आज जो 1947 से प्रशासनिक सुधार का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक चल ही रहा है, कि लगातार प्रक्रिया और कभी इसमें रुकावट या कभी इसमें मतलब कह सकते हैं टूट नहीं हुआ, लगातार चलता ही गया। इसका कारण यही है कि प्रशासन जो है गतिशील अवधारणा है, प्रशासन एक पारिस्थितिक अवधारणा है, प्रशासन एक साविक अवधारणा है। और अभी आप देख रहे होंगे जैसे 2020 में हम लोग आज खड़े हैं, जैसे देखा पर्यावरण में कितना परिवर्तन होते रहता है, नित्य दिन नए नए चुनौती, नए नए समस्याएं आते रहता है। जैसे भारत को ही ले लो, भारत अभी जम्मू कश्मीर समझ रहे हैं 370 वगैरह से निपट ही रहा था, ये फिर इधर आ गया पाकिस्तान में अगला समस्या आया, पाकिस्तान से नहीं कोरोना आ गया, अब कोरोना से निपट ही रहेगी, जिससे चाइना के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गया। इस प्रकार इतना दबाव और परिवर्तन इन दिनों देखने को मिलता है। उस हिसाब से प्रशासन को दुरुस्त करना, अपडेट रखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और चैलेंजिंग में होते जा रहा है। तो प्रशासनिक सुधार क्या, ये समझ में आ गया आपको? प्रशासनिक सुधार हुआ प्रशासनिक वांछनीयता और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच खाई को पाटने का कृत्रिम प्रयास। ठीक है, कृत्रिम प्रयास होगा, मतलब कृत्रिम रूपांतरण होगा। इसके नैतिक उद्देश्य भी होंगे और इसे विरोध के तत्व भी होंगे। इसको आप मान के चले। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह एक सर्वकालिक प्रक्रिया है, हर जगह होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसमें प्रशासन के संरचना ही परिवर्तन हो सकता है, इसे प्रशासन के प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है, इसे प्रशासन के व्यवहार में भी सुधार आ सकता है। लेकिन आपको मैं बतला दूं, संरचना में परिवर्तन करना राजनीतिक परिक्रम है, क्योंकि अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह नए मंत्रालय बना सकता है, एक विभाग को 2 विभाग में बांट सकता है, 2 विभाग को मिलाकर एक विभाग कर सकता है, वगैरह वगैरह। दूसरा हुआ प्रक्रियात्मक सुधार, जैसे बजट बनता है, भर्ती होता है, ये सब सुधार हुआ। और तीसरा व्यवहार सुधार, जैसे लोक सेवकों के मनसमना स्थिति क्या है, लाल फीताशाही ले लो, औपनिवेशिक मानसिकता ले लो, हमारे सेवा की भावना ले, सब व्यवहार हुआ। मैं आपको बतला दूं, व्यवहार में सुधार करना आसान काम नहीं है, व्यवहार में सुधार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हुआ मतलब कुत्ते के दुम की भांति होता है, इतना आसानी से बदलता नहीं है। आप देखते हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी भी हमारे अधिकारी तंत्र में उपनिवेशिक शासन का प्रभाव बना हुआ है। समझ रहे हैं? उतना आसान तो व्यवहार में ज्यादा जल्दी सुधार नहीं हो सकता है और राजनीतिक सुधार आप कर नहीं सकते, क्योंकि राजनीति तो प्रशासन में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट और प्रशासन में सबसे ज्यादा स्वाभाविक परिवर्तन सुधार कौन होता है? तो प्रक्रिया में हम भर्ती के तरीका में बदलाव लाते हैं, हम बजट की प्रक्रिया में सुधार लाते हैं। यह सब रेगुलर फिनोमेना लगातार चलते रहता है। एक बात और भी याद रखिएगा, संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संरचना से संबंध प्रक्रिया का है और प्रक्रिया से संबंध व्यवहार का है। यदि संरचना बड़ा होगा तो प्रक्रियाएं जटिल हो जाएगी, प्रक्रियाएं जटिल हो जाए तो व्यवहार भी उसी हिसाब से जटिल हो जाएगा। यदि संरचना छोटा है तो प्रक्रिया भी सहज होगी और व्यवहार भी उसी अनुरूप सीमित और सहज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरे से जुड़ा हुआ। तो प्रशासनिक सुधार व्यापक अवधारणा है, इसमें प्रशासन के संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ भी प्रशासन में चूंकि व्यापक परिवर्तन हुए थे चारों तरफ, तो उसके हिसाब से प्रशासन में सुधार करना वाजिब हो गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक भारत में जितने प्रशासनिक सुधार हुए, उन प्रशासनिक सुधारों का अगर हम घटना का यही वर्गीकरण करें कि किस तरह से प्रशासनिक सुधार हुआ, किस तरह का प्रशासनिक सुधार हुआ, तो हम उसको कई वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। मतलब एक आधार हो सकता है समय अंतराल के आधार पर आप बांट लो, समय अंतराल के आधार पर बांट लो कुछ इस प्रकार, जैसे हम कह सकते हैं 1947 यानी 50 तब देश गणराज्य बना, 1950 से हम 1960 कर ले, फिर 60 से 70 कर ले, 70 से 80 कर ले, यानी समय अंतराल के आधार पर प्रशासनिक सुधार का कर सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन के आधार पर हम प्रशासनिक सुधार को वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे 1964 के पहले 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग बना, तो 1964 के पहले प्रशासनिक सुधार क्या हुआ? क्लियर है? 1985 में एक नया मंत्रालय बना, प्रशासनिक सुधार कार्मिक मंत्रालय। अब उसके बीच में क्या प्रशासनिक सुधार हुआ और अभी प्रशासनिक सुधार कैसे हुआ?
तो हम इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के आधार पर भी इसका व्याख्या कर सकते हैं। फिर हम चाहें तो उसको सेक्शन में बांट कर व्याख्या कर सकते हैं। वित्त प्रशासन में क्या सुधार हुआ, कार्मिक प्रशासन में क्या सुधार हुआ, वगैरह वगैरह। से भी लोक नीति में क्या सुधार हुआ, जवाबदेहिता में क्या सुधार हुआ। ठीक है। फिर अगर हम चाहें तो मुद्दा को केंद्र बिंदु पर रख कर सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के दिशा में प्रशासन क्या क्या सुधार हुआ, तो फिर लोकतंत्रीकरण के दिशा में क्या सुधार हुआ, जन शिकायत निवारण के दिशा में क्या सुधार हुआ, दक्षता बढ़ाने के संदर्भ में क्या सुधार हुआ, ऐसे ही वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर अधिकांश प्रशासनिक सुधार देखते हुए किसी न किसी रिकमेंडेशन पर आधारित है, लेकिन बहुत सारे प्रशासनिक सुधार ऐसे जिसमें कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो हम लोग इसका ये वर्गीकरण कर सकते हैं कि अनुशंसा समिति आधारित प्रशासनिक सुधार और बगैर प्रशासनिक सुधार के जो समिति के अनुशंसा के जो प्रशासनिक सुधार किया गया वैसे ही वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्रशासनिक सुधार का बहुत सारा वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी है बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपको क्या बतलाया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार जो प्रशासनिक सुधार हुआ वो चल ही रहा है। अगर मैं उसका घटनाक्रम पर आपके साथ डिस्कस करूं तो जैसा आप देखते हो, सबसे पहला प्रशासनिक सुधार 1946 में हो गया था। अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि वरदाचार्य की अध्यक्षता में प्रथम वेतन आयोग की स्थापना कर दी गई थी, समझ रहे हैं, पहला प्रशासनिक। फिर आप कह सकते हो 1947 में गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में सचिवालय पुनर्गठन अधिक समिति का स्थापना किया गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान बढ़ गया था, तो फिर दोनों का कर्मचारी बढ़ गए थे, तो नए सिरे से कर्मचारियों का वर्गीकरण करने, कार्यालय का संरचना करने के लिए सचिवालय पुनर्गठन समिति बना। किसके अध्यक्षता में? गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। क्योंकि भारत में ब्रिटिश जो है स्वतंत्र बहुत सारे विरासत के रूप में समस्या दे गए थे, तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा समस्या था। तो 1947 में ही आप देखो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाना पड़ा, समझ रहे हैं। फिर आप देखते हो कि 1948 में कस्तूर भाई लाल भाई की अध्यक्षता में मितव्ययता समिति बनाया गया, जिसने प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता कैसे बढ़ाया जाए उसके संदर्भ में कई अनुशंसा किया। 1949 में एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति का गठन किया गया, जिसने प्रशासन या विभाग का गठन पुनर्गठन की स्थापना करने और O&M की स्थापना करने का अनुशंसा किया। हालांकि O&M के बारे में कहा था कि यह पल्लवी के अनुशंसा पर किया गया है, लेकिन मैं आपको बतला दूं इसके पहले 1949 में गोपाल स्वामी अयंगर समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया था। उसी प्रकार 1951 में गोरवाला समिति, गोरवाला के रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, उन्होंने बहुत सारा दो रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए O&M की स्थापना का अनुशंसा किया था, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप देखते हो 1952 में R.A. गोपाल स्वामी समझ रहे समिति रिपोर्ट दिया और इसने भी सचिवालय में दक्षता बढ़ाने का अनुशंसा किया। 1953 अमेरिका से विशेषज्ञ जिसका नाम था पॉल एच पल्लवी को आमंत्रित किया गया और इन्होंने भारत आकर यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया और इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्हीं के अनुशंसा पर दो चीज हुआ। पहला, O&M के केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिवालय में स्थापना की गई और IIPA की स्थापना की गई। IIPA मतलब समझते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत का शीर्षस्थ संस्थान हुआ लोक प्रशासन से संबंधित। इसका काम क्या है? प्रशासनिक सुधार, लोक प्रशासन के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करना, शोध अनुसंधान को त्वरित करना। हमारे 1954 में एक रिपोर्ट था अशोक चंद्र का अखिल भारतीय सेवा के निर्माण और प्रतियोजन के संदर्भ में, जिसे सबमिट नहीं किया गया था। 1955 में रेलवे में भ्रष्टाचार के मामला आए और इस पर जांच पड़ताल करने के लिए JB कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति का गठन किया गया। 1956 में अपलविस्कर लौट कर आया और उसने लोक उपक्रम के पर अपना रिपोर्ट दिया। समझ 1956 में ही देखोगे, समझ रहे हैं, मुदलियार की अध्यक्षता में समझ रहे लोक सेवा सुधार भर्ती में सुधार के लिए अनुशंसा किया गया था। 1957 बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है, क्योंकि 1952 में पहला देश का विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था।
उसका 5 वर्षों में क्या उसकी उपलब्धि रही, इसका जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम वांछित परिणाम इसलिए नहीं दे पाया कि उसमें जन भागीदारी का अभाव था, और इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, जिसके अनुशंसा पर पंचायती राज स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। समझ रहे 1959 में द्वितीय वेतन आयोग का स्थापना किया गया, समझ रहे हैं, जिसने कर्मचारी नियोक्ता नियोक्ति संबंध को बेहतर बनाने के लिए विटले काउंसिल जैसी व्यवस्था स्थापित करने का अनुशंसा किया। विटले काउंसिल इंग्लैंड में, समझ रहे, वहाँ के कर्मचारी और नियोक्ता नियोक्ति के बीच वार्ता मंच के रूप में काम करता है। उसी के तर्ज पर भारत में विटले काउंसिल का नाम है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैसनरी, जिसकी स्थापना का अनुशंसा किया था। 1962 में वीटी कृष्णाचारी भी हमारे भर्ती और प्रशिक्षण पर एक रिपोर्ट दिए थे। लेकिन 1964 जो है मैं आपको बताया बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1964 में क्या हुआ, गृह मंत्रालय में एक पृथक विभाग बना दिया गया, जिसका प्रशासनिक सुधार विभाग कह सकते हो। तो 1947 से लेकर 1964 तक ये जितने भी प्रयास हुए वे सब छिटपुट प्रयास थे, किसी एक सेक्शन को लेकर हो रहे थे, समझ कोई मेजर नहीं हो रहे थे। अब केंद्र सरकार में एक अलग से मंत्रालय, एक विभाग बन गया, जिसके हिस्से क्या था, प्रशासनिक सुधार को गति प्रदान करना था। 1964 में ही भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आ रहे थे, तो उस पर जांच पड़ताल करने के लिए के संथानम समिति का स्थापना किया था। के संथानम समिति ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापित करने का अनुशंसा किया। जैसे कि उसी के अनुशंसा पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे, अब कि भारत सरकार ने सोचा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, खासतौर पर योजना आयोग की स्थापना के बाद, भारतीय प्रशासन के संरचना प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है और आने वाला है। इस पर गहन अध्ययन करने के लिए और अनुशंसा करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जाए। इसी के आलोक में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। सारे इसके बाद में इनके बाद के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। ये कह सकते हैं स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार प्रयास था। समझ, इसने कुल 20 रिपोर्ट दिए थे और लगभग सभी क्षेत्रों पर वर्कआउट किए थे, और इसने 580 अनुशंसा किए थे। इसके बहुत सारे अनुशंसा है। इसे मंत्रिमंडलीय मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार सीमित करने, डेस्क प्रणाली अपनाने, प्रशिक्षण में सैंडविच प्रणाली अपनाने, निष्पादन बजट अपनाने, लेखांकन लेखा परीक्षण को अलग करने, लोकपाल की स्थापना करने सहित के अनेकों इसमें अनुशंसा था। सेकंड प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, और बड़े अरसे तक इसके अनुशंसाओं को लागू किया गया। कुछ अनुशंसा तो आज भी इसके लंबित ही है। ठीक है, 1973 में तृतीय वेतन आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रघुबर दयाल थे। 1975 में समझ रहे हैं एलपी सिंह और एलके झा ने, जो एलके झा प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, खासतौर पर इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के, समझ इन्होंने प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1976 में आपके लोक सेवा में सुधार का प्रयास हुआ और डीएस कठारी समिति की स्थापना की गई। कठारी समिति की अनुशंसा पर ही चांस संख्या निर्धारित किया गया, सीमित किया गया, एक समान परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई और प्रीलिम परीक्षा को जोड़ा गया। समझ रहे हैं, 1978 में आप देखते हो पंचायती राज को फिर से ताकत प्रदान करने के लिए अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का अनुशंसा किया था। और मैं आपको बताया, चूंकि सरकार बदल गई तो फिर ये समिति का रिपोर्ट इसने कई महत्वपूर्ण अनुशंसा किया था, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को इसमें जोड़ना, सामाजिक लेखा परीक्षण जोड़ने, लेकिन ये सब कधर पे लटक गया। 1977-78 में एक पुलिस में व्यापक सुधार हुआ कि धर्मवीरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की गई। इसने 8 रिपोर्ट दिए थे। इसका अभी भी कई रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है, और 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने श्री प्रकाश सिंह के जनहित याचिका पर
केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और इसे लागू करने का अनुशंसा की। इसी के तहत पर बिहार में 2007 में बिहार पुलिस अधिनियम बनाया गया। 1980 में आप देखते हो एलके के अध्यक्षता में एक आर्थिक सुधार समिति का स्थापना किया गया था कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में कैसे नया सुधार लाया सकता है। 1984 में केंद्र राष्ट्र संबंध पर बड़ा 83 में ही बोलो केंद्र राष्ट्र संबंध पर सबसे पहला और व्यवस्थित प्रयास किया गया था कि जेएस सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारी आयोग की स्थापना की गई। इसी के अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इसने राष्ट्रीय विकास परिषद को भी संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा किया था। इसने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, इसने राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण अनुशंसा किया। क्लियर है। फिर आप देखते हो 1984 में 86 में सिंघल की अध्यक्षता में मतलब चौथा वेतन आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे हैं। इसने लोक सेवा का वर्गीकरण, जो निष्पादन मूल्यांकन का वर्गीकरण करने का मतलब ग्रेडिंग बदल दिया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये जो था पहले था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इसको इसने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी किया। समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखते 1989 में 8-9 में फिर लोक सेवा में सुधार के लिए सतीश चंद्रा समिति की स्थापना की गई थी और सतीश चंद्रा समिति की अनुशंसा पर निबंध जोड़ा गया और जनरल स्टडी का इंटरव्यू का मार्क्स को बढ़ाया गया। समझ रहे। जनरल एक ऐसे जोड़ा गया था और निबंध जिसको कहते हैं और जनरल इंटरव्यू का मार्क्स को प्रभावित किया गया था। 1972-73 जो है 1992-93 बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दृष्टि से, क्योंकि पंचायती राज और नगर पालिका को इसी संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो आज सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के श्रेणी में माना जाता है। 1997 में पंचम वेतन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे पी रत्नावल। समझ रहे हैं। 1998 में समझ रहे हैं फिर जो पीसी जैन के अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको काम दिया गया था कि भारत में प्रशासनिक सुधार का, प्रशासनिक विधियों का अध्ययन करे और उनके उपयोगिता पर विचार करे। उन्होंने कहा था कि भारत में इस समय 2000 से भी ज्यादा प्रशासनिक विधि है, जिनमें से 2/3 से अधिक कानून आज बेकार हो गए और उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार ने मैक्सिमम कानून को समाप्त कर दिया। 2001 में केपी गीता कृष्णा के अध्यक्षता में व्यय समझ रहे सुधार आयोग की स्थापना की थी। इसने कहा था कि वित्त आयोग के तर्ज पर व्यय आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। 2001 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि वाय के अलग समिति की स्थापना की गई थी, जो लोक सेवा में भर्ती में सुधार करने से संबंधित था। 2000 में इसमें एनडीए की सरकार थी, तो वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। उसे कार्यभार दिया गया था कि विगत 50 वर्षों में भारतीय संविधान का अध्ययन, उपलब्धियों का अध्ययन करना, कार्यक्रम का अध्ययन करना, उसमें कमजोर पक्ष का चिन्हित करना और सुधार की अनुशंसा करना। समझ रहे। लेकिन चूंकि सरकार बदल गई तो अनुशंसा बंद बस्ते में चला गया। 2003 में युगांधर समिति की स्थापना की गई थी, लोक सेवा में सेवाकालीन प्रशिक्षण को दुरुस्त करने के लिए। 2003 में ही निष्पादन मूल्यांकन में परिवर्तन लाने के लिए सुरेंद्रनाथ समिति की स्थापना की गई और 2003 में ही मतलब फौजदारी न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए, समझ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीज्योर में सुधार लाने के लिए मलिमत समिति की स्थापना की गई। 2008-04 में फिर देखते हो पीसी होता के अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई, जो भर्ती से संबंधित था। 2005 में कई परिवर्तन एक साथ हुआ, जैसे आरटीआई लागू हुआ, सूचना का अधिकार, फिर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना, फिर आप वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। यह बहुत बड़ा था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 2005 में किए जाने के पीछे एक कारण था कि 1990 के बाद जो अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ था, आर्थिक सुधार हुआ था, उसके मद्देनजर क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें भी 15 रिपोर्ट दिए थे।
और इसकी अनुशंसा अभी लागू हो ही रहे, क्योंकि सरकार बदल गई है। इसकी अनुशंसा भी अभी थोड़ा लंबी टाइप का हो गया। 2006 में सौली सौरभ जी की अध्यक्षता में पुलिस मतलब नया पुलिस अधिनियम को निर्माण किया गया या उस पर समिति बना था। 2008 में आप देखते हैं द्वितीय मतलब क्या कह सकते हैं, छठा वेतन आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे हैं, 2010 में या 2007 में ही बना था, लेकिन 2010 में देखते हो फिर मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में द्वितीय मतलब प्रशासन राष्ट्र संबंध पर द्वितीय आयोग की स्थापना की गई, जिसको पुंछी आयोग कहते हैं। इस प्रकार आप देखते हो अभी तो चल ही रहा, अभी भी परिवर्तन का क्रम चल ही रहा है। तो इस प्रकार आप देखते हो 1947 से जो प्रशासनिक सुधार का सिलसिला आरंभ हुआ, अभी आप देख सकते हो 2015 में क्या परिवर्तन किया गया, बदलाव। 2015 में जो सबसे खतरनाक परिवर्तन हुआ कि योजना आयोग के हटा दिया गया और उसके जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। 2017 में क्या परिवर्तन किया गया, जो बजट जो था, बजट पहले समान बजट और रेल बजट अलग अलग होता था, अब दोनों को मिला दिया गया और फिर आप देखते हो बजट का टाइमिंग ही बदल दिया गया। अब 1 फरवरी को पेश किया जाता है और योजनागत और गैर योजनागत में जो वर्गीकरण है उसे भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार आप देखते हो जो परिवर्तन का क्रम लगातार चल ही रहा है, सुधार का क्रम लगातार चल रहा है और अभी आने वाले दिनों में अभी बहुत सारा इसमें व्यापक तब्दीली आना है। सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रशासन में इस्तेमाल किया जा रहा है और समझ रहे स्मार्ट प्रशासन, ई शासन इत्यादि की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत में प्रशासनिक सुधार का भी जो आपने लेखा जोखा पढ़ा, इस लेखा जोखा से क्या पता लगा कि 1964 के पहले तक जितने प्रशासनिक सुधार हुए थे वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आए बदलाव के देखते हुए पीसमील अप्रोच के रूप में प्रशासनिक सुधार, टुकड़ा टुकड़ी में प्रशासनिक सुधार के रूप में संपन्न हुआ। लेकिन जो पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई थी वो योजना आयोग की स्थापना के बाद भारत में जो परिवर्तन हुआ उसके आलोक में किया गया था, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। और मैंने आपको 580 अनुशंसाएं की थी। फिर केंद्र राज्य संबंध पर जो सुधार समिति बना, 2 आयोग बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा पर सुधार में कई समितियां बनी, वित्त प्रशासन में सुधार के लिए कई समितियां बनी। समझ रहे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार के आयोग की स्थापना के पीछे कारण क्या था, 90 के दशक में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके मद्देनजर और 21वीं सदी में जो नए चुनौती आ रहे थे उसके मद्देनजर प्रशासन में सुधार करने संबंधी प्रयास था। तो भारत में जो प्रशासनिक सुधार का जो स्वरूप है, प्रकृति है, वह क्या है, वह विविध प्रकार का, एक जैसा प्रकार का नहीं है। शुरू में था खंडित स्वरूप का था, फिर व्यापक स्वरूप का हुआ, फिर आप कह सकते हो समसामयिक प्रकृति का था। समझ रहे हैं, इसमें 2 चीज और देख सकते हो, कुछ जो नकारात्मक प्रकृति के थे अब कुछ सकारात्मक प्रकृति के थे। तो नकारात्मक क्या हो गया, जैसे भ्रष्टाचार निवारण वगैरह के लिए संदर्भ में जो संधानम समिति बना या फिर सरकारी क्या कह सकते हैं आप, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग बना, ये निषेधात्मक टाइप का हो गया। और सकारात्मक कौन हो जाएगा, सकारात्मक लोकपाल को भी आप नकारात्मक ही ले सकते हो कि जन शिकायत निवारण से निपटने के लिए बनाया गया। और सकारात्मक में आप क्या ले सकते हो, तो सकारात्मक आप सूचना का अधिकार ले सकते हो, सकारात्मक में नागरिक संहिता अधिनियम ले सकते हो। ये सब सकारात्मक हो गए। इस प्रकार एक वर्गीय प्रकृति हुआ, सकारात्मक नकारात्मक। एक हुआ कह सकते हो मतलब समान स्वरूप के और दूसरा व्यापक स्वरूप के। तीसरा कह सकते हो विषयगत स्वरूप के, जैसे वित्त प्रशासन, वित्त से संबंधित, कार्मिक से संबंधित, दस्ता से संबंधित यदि। इस प्रकार आप विकेंद्रीकरण से संबंधित। इस प्रकार आप देखते हो कि प्रशासन का सुधार जो हुआ वह मतलब दोनों तरफ से हुआ, कुछ समिति के आधार पर किए गए, कुछ बिना समिति के अनुसार के भी। जैसे सरकार को जिस रूप में परिवर्तन महसूस होता गया उस हिसाब से सुधार होता गया और सुधार का क्रम अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। तो आप देखो कि जितना प्रशासनिक सुधार में जनरली क्या क्या चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसा अगर मोटा मोटी देखा जाए तो दक्षता और मितव्ययता एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, विशिष्टीकरण एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, तालमेल बैठाना। जैसे DRDA की स्थापना क्यों की गई थी, तो DRDA की स्थापना इसलिए की गई थी कि विकास योजनाएं विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से लागू हो रहे थे। तो देखा जा रहा था कि एक व्यक्ति सभी योजनाओं का लाभ उठा रहा है और कुछ को एक भी लाभ का नहीं मिल रहा था।
तो उसको मैनेज करने के लिए पूर्ण कोऑर्डिनेशन के तहत DRDA की स्थापना की गई। समझ रहे? फिर कहते हैं पर्सनल कार्मिक प्रशासन में सुधार होता, समिति अलग समिति वगैरह ले सकते हो। समझ रहे? जैसे प्रशासन में अखंडता वगैरह लाने के लिए क्या किया गया, तो लोकपाल वगैरह व्यवस्था हो गई। जैसे संवेदनशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए भी सूचना का अधिकार वगैरह मतलब कर सकते हो, सिटीजन चार्टर वगैरह। विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण में पंचायती राज की स्थापना, संवैधानिक दर्जा दिया जाना वगैरह वगैरह हो गया। तो बहुत सारा पिछले दिनों पर जन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये सब के दिशा में प्रयास हुए। तो भारत में प्रशासनिक सुधार का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप उसको एक तरफा नहीं कर सकते, मिक्स्ड प्रकृति का। मिक्स्ड प्रकृति का मतलब कर सकते हैं इसका जो प्रशासनिक सुधार का स्वरूप सम्मिश्रित वांछित परिणाम भी है, कुछ समस्याएं, कुछ परिसीमाएं भी रही। समस्या अगर कंटिन्यू रह रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई। लेकिन अगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आगमन के बाद ही भ्रष्टाचार ना दूर हुआ तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, तो कुछ कमी अभी भी रह गई है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो वर्चुअली अगर बोले जाए सफलता, विगत प्रशासनिक सुधार का सफलता क्या रहा, बहुत सारा सुधार हुआ। कार्मिक प्रशासन में सुधार किया गया, भर्ती में सुधार किया गया, प्रशिक्षण में सुधार किया गया, बजट में सुधार किया गया, लेखा परीक्षण प्रणाली में सुधार किया गया। होता है कि नहीं होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं सुधार किया गया तो कहाँ नहीं सुधार किया गया, तो पुलिस में अभी भी सुधार नहीं किया, जेल प्रशासन में अभी भी नहीं है, फौजदारी व्यवस्था में अभी भी नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में अभी भी बहुत अपर्याप्त और अपूर्ण है। समझ रहे हैं? अधिकारी का मानसिकता, ONM वगैरह जो कार्मिक, वो भी थोड़ी अभी कमी नजर आती है। तो इस प्रकार मिश्रित नजर आता है, कुछ क्षेत्र में तो परिवर्तन नजर आता है, कुछ क्षेत्र में परिवर्तन कम हुआ। तो इस संदर्भ में मतलब प्रशासनिक सुधार, लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि प्रशासनिक सुधार का महत्व कम होता है या प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता कमजोर पड़ती है। वो पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए 2020 में हम मोदी जी के सरकार में हैं और प्रशासनिक सुधार का इन्होंने स्वरूप ही बदल दिया। कैसे प्रशासनिक सुधार का स्वरूप बदल दिया? पहले आप देख सकते हो विजन एक्शन डायकोटोमी का सिचुएशन था। तो विजन एक्शन डायकोटोमी का मतलब क्या हुआ, एक सुधार समिति बनेगा, वो रिकमेंड देगा, वो सरकार मानेगी, बाद में लटकाएगी, अब वो इसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब इनके पास नीति आयोग है, जो नीति आयोग जो है वो थ्रू आउट इस पर वर्कआउट करते रहती है, तुरंत मीटिंग डेलिब्रेशन होते रहता है। और विजन और एक्शन में अब जो डायकोटोमी था वो खत्म हो गया। इनफैक्ट भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, निर्धारण क्रियान्वयन विभागीकरण भी देखा गया है। जैसे आप देखो योजना आयोग ने योजना बना दिया, राज्य और केंद्र सरकार को लागू करना होता था। योजना में सबसे बड़ी दिक्कत क्रियान्वयन संबंधी होता था। इस प्रशासनिक सुधार में भी सबसे मुश्किल क्रियान्वयन संबंधी है। लोक नीति में भी सबसे मुश्किल समस्या क्रियान्वयन संबंधी है। बन तो जाता है सब, क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता। क्रियान्वयन में बहुत सारा का हिच, इसीलिए सरकार ने पॉलिसी पैरालाइसिस शब्द इस्तेमाल किया था। नीति जब क्रियान्वयन होगा ही नहीं तो वांछित परिणाम भी नहीं मिलेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा वर्कआउट इसलिए नहीं हो गया, क्रियान्वयन ही ढंग से नहीं हो पाया। तो फिर क्रियान्वयन, समझ रहे मेरी बात, क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाया। ये इसका बहुत सारा चीज, जो बहुत सारे इसके स्टेक होल्डर है जो वन वे और अदर वे उसको इनकरेज डिस्करेज किया, जिसके कारण वांछित परिणाम नहीं आया। इसी संदर्भ में नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की स्थापना में क्रियान्वयन पर ही मतलब आप देख सकते हैं कि भारत पिछले दिनों जो निर्णय लिया है उस निर्णय के बारे में सोचकर भी रूह कांप उठता है। जैसे नोटबंदी, GST, फिर अभी लॉकडाउन, ये सब कोई आसान निर्णय नहीं था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश को रोक देना 1.5-2 महीना तक, फिर उसको फिर से चला पड़ना। इतना आसान काम नहीं होता है सर। लेकिन उन्होंने केवल नीति आयोग का ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो एक्शन और विजन के बीच में जो डायकोटोमी है उसको खत्म कर दिया है। निर्धारण और क्रियान्वयन के बीच गैप को कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जो निर्णय लिया जाएगा उसको हर हाल में क्रियान्वयन किया जाना। जब तक क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक वो वांछित परिणाम देगा ही नहीं देगा। आजकल तो देख रहे होगे सरकार का पिछले दिनों अप्रोच जो रहा, प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया। अब जैसे बाढ़ आने का है उसके पहले ही सरकार सतर्क हो गई। अभी देखा उड़ीसा और बॉम्बे में या महाराष्ट्र, गुजरात में सरकार कितना
प्रोएक्टिव काम ली। इससे नतीजा क्या हुआ, क्षति ज़्यादा नहीं हुआ, जन माल की हानि कम हुई वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई मीन टू से, प्रशासनिक सुधार अभी मतलब बहुत सिग्निफिकेंट हो गया आज के तारीख में, और सरकार उसके प्रति बहुत संजीदा है, बहुत संवेदनशील है। यहाँ तक जानते हो, प्रशासनिक सुधार एक चीज पर निर्भर नहीं करता है, प्रशासनिक सुधार कई मुद्दे पर निर्भर करता है। कौन कौन सा चीज हो सकता है जिसे प्रशासनिक सुधार निर्भर करता है सफलता उसका? तो पहला, प्रशासनिक सुधार की सफलता निर्भर करता है जिनके लिए आप कार्यक्रम बना रहे हो, जिनके लिए आप सुधार करने जा रहे हो, वह उसकी आवश्यकता को किस तरह समझ रहे हैं। क्या उसकी वो आवश्यकता समझते हैं तो फिर प्रशासनिक सुधार सफल हो जाएगा। लेकिन लोग अगर उसकी आवश्यकता को नहीं समझेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा, जनता का इसमें कितना समर्थन मिला हुआ है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और जो कह सकते हैं लोगों का उसमें कितना, लोग उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितना संलग्न है, लोगों का जो सुधार लक्ष्य है उसको कितना वो साझा कर रहे हैं। फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार आप कब कर रहे हो? जब समय हो तभी लोहा, मतलब कहते हैं लोहा को तभी स्ट्राइक करने से, लोहा गर्म हो तभी मारना चाहिए थोड़ा, समझ रहे। फिर क्या होता है कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उसका स्रोत क्या है, कितना प्रभावकारी स्रोत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कोई अधिकारी ने कहा यह करना है, फिर वही प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों बड़ा फर्क होता है। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो पूरा देश झाड़ू उठा लिया। तो पहले अदरवाइज सफाई का तो कार्यक्रम म्यूनिसिपैलिटी बड़े दिनों से कर रही थी, लेकिन इधर जो सरकार ने हाथ उठाए, तो ये शुरुआत कहाँ से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझ रहे हैं। फिर प्रशासनिक उद्यमशीलता होनी चाहिए। अधिकारी लोग जो है वो लोग भी इस पे लगे भिड़े काम करे तभी होगा। फिर कह सकते हो, फिर जितने भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर है, जो इससे प्रभावित करते हैं, उनका सहभागिता होना चाहिए, समझ रहे हैं। जो उनका नीति निर्धारण में, उसका रणनीति के निर्धारण में, क्रियान्वयन में भागीदारी लेंगे तो संभवतः ज्यादा सफल होगा। फिर आपको क्रियान्वित प्रशासनिक सुधार के प्रति व्यवहारिक नजरिया रखना होगा, लोकशील नजरिया रखना होगा। कठोर नजरिया अपनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। फिर जो इसमें दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी करनी होगी, जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कृत करे, जो खराब कर रहा है उसको दंडित करे। फिर आपको प्रशासनिक सुधार में जो प्रगति है उसका निरंतर समीक्षा करना होगा और उसमें सुधार करना होगा, समायोजन करना होगा। और सुधार का क्या करना होगा, संस्थानीकरण करना होगा। सुधार का संस्थानीकरण हो जाएगा तो फिर वो अपना सिस्टम का रूप ले लेगा, वो अपने आप फिर काम करता रहेगा। लेकिन प्रशासनिक सुधार के मार्ग में, ये तो हुआ जो प्रशासनिक सुधार के सफलता को दर्शाते हैं। मैंने क्या क्या बतलाया आपको, पहला फिर से अगर आप मेरे से रिपीट करने के लिए तो मैं बोलूं, सबसे पहला क्या हुआ, जो लोग प्रशासनिक सुधार के लाभार्थी हैं उनका मतलब वो उसकी कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जनता का समर्थन और जनता के उसमें कितनी संलग्नता है। फिर प्रशासनिक सुधार का समय क्या है वो भी देखना है। फिर शुरुआत कहाँ है, उसका स्रोत क्या है वो भी देखना है। राजनीतिक इच्छा, प्रशासनिक उद्यमशीलता। फिर मैंने बतलाया कि ये जो है जनता के मतलब जितने भी जो हित धारा के उनका सहभागिता। फिर व्यवहारिक और लोकशील नजरिया। फिर कह सकते हो दंड और पुरस्कार की नीति। फिर निरंतर समीक्षा और समायोजन और सुधारों का संस्थानीकरण। ये सब मिलकर क्या करते, प्रशासनिक सुधार को सफल बना देते हैं। लेकिन बाधा कौन कौन उत्पन्न करते हैं, तो बाधा उत्पन्न करते हैं वो जिनको मतलब जैसे जिनको प्रशासनिक सुधार से प्रभावित होने का भय है या डर रहता है, वो लोग क्या करते हैं, वो उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर निहित स्वार्थ, इसमें बाधा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जनता की अनिच्छा या उदासीनता, विरोध, ये भी इसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हैं। प्रशासन में मतलब कह सकते हो अनुभव का अभाव या उदासीनता, ये भी बहुत बड़ा बाधा है। फिर प्रशासनिक सुधार ऊपर से थोपा जा रहा हो, ये भी ठीक नहीं, लोगों का सहभागिता हो तो ज्यादा बेहतर होता है। मतलब प्रशासनिक सुधार के बारे में मतलब कह सकते हो अनुप्रयोग के बारे में भ्रम का स्थिति, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो भी बहुत कभी कभी ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए तो लोग जल्दी इसको स्वीकार करते हैं। और क्लियर नहीं है तो लोग उसमें जैसे अभी भारत सरकार बहुत सारे गरीब कार्यक्रम चला रही, समझ रहे हैं, वो कार्यक्रम अगर पब्लिक समझ लेगी तो फिर अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर समझ ना पाई तो फिर बेकार हो जाएगा। फिर आलोचकता भी बहुत बड़ा बाधा है। टुकड़ा टुकड़ी में
मतलब निरंतरता का अभाव, एडोकिज्म ये कह सकते हो, और संस्थानीकरण की जगह व्यक्तिकरण हो जाए तो ये बाधा उत्पन्न करता है, समझ रहे हैं। तो संस्थानीकरण होना चाहिए, ना कि व्यक्तिकरण होना चाहिए। तो ये सब प्रशासनिक सुधार के मार्ग में बाधा है। आज हम जहाँ 21वीं सदी में खड़े हैं, 2020 में खड़े हैं, प्रशासनिक सुधार आज भी दस्तक दे रहा है। और आज प्रशासनिक सुधार को नए पैकेज में लेके चलना है, नव भारत निर्माण के संदर्भ में देखना है, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में देखना है। तो इस संदर्भ में आपको बहुत बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे, बहुत आपको ग्लोकल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे, और भी बहुत सारे डायमेंशन जिसको आपको एड्रेस करना है। तो मेरे को जो लगता है कि वर्तमान में जो प्रशासनिक सुधार है, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा किया, उससे भी हम बहुत सारा प्रेरणा लेकर वर्कआउट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे कोई भी मंत्रालय और विभाग अपना काम करता है, तो उसका लक्ष्य को भारत सरकार के लक्ष्य के साथ एकदम इतना बेहतर ढंग से जोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार का गतिरोध ना रहे। फिर कोई काम घटित होने के पहले प्रोएक्टिव अप्रोच अपना, इस दिशा में प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। फिर मतलब चेंजिंग परिस्थिति से निपटने के लिए अनुकूली क्षमता डेवलप, जैसे अभी आपको देखा होगा गुजरात में और महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इम्पोर्टेंट था। फिर लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब लोक सेवकों के माइंडसेट में परिवर्तन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सरकार में नैतिक विचार को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि नैतिक विचार, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो एथिक्स इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर आपको क्या करना होगा, जो नीति प्रक्रिया का एक साउंड सिस्टम बनाना होगा, जो संभवतः वर्तमान में नीति आयोग बना रही, इसमें ज्यादा व्यावसायिकता और विशेषज्ञता को जोड़ना होगा। फिर आपका जो सूचना प्रणाली है, उसका भी पूरा व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कि आप इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सके और उसमें उस पर वर्कआउट कर सके। फिर आप टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ वर्क, ये सब पर केंद्र बिंदु पर रखकर आप प्रशासनिक सुधार करें। नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके, इस दिशा में प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, समझ रहे हैं। और नेटवर्क ऑफ एक्शन रिसर्च ट्रेनिंग, इस दिशा में प्रशासनिक सुधार, एक्शन रिसर्च और ट्रेनिंग के दिशा में नेटवर्क डेवलप किया जाना चाहिए, समझ रहे, उस दिशा में प्रशासनिक सुधार चाहिए। और प्रशासनिक सुधार में कंसल्टेशन, कॉन्शसनेस, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सब चीजों को इनका पैकेज वाला प्रशासनिक सुधार कैसे होना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको ध्यान में रखें। तो आज 21वीं सदी में वो लाल फिता चाहिए, पुराने वाले तौर तरीका पर जब हम प्रशासनिक सुधार करते थे, उसको जब समझ है आगे उसको तिलांजलि दे दे। अभी जो प्रोएक्टिव हुआ, क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, समझ रहे, फिर आप नेटवर्क अरेंजमेंट हुआ, फिर कह सकते हो होलिस्टिक अप्रोच हुआ, फिर आपका इनोवेटिव अप्रोच हुआ, समझ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं एथिकल कंसिडरेशन, सबको वर्कआउट करके हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। और एक मतलब आज प्रशासनिक सुधार एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है, भारत में प्रशासनिक सुधार जो असीम संभावनापूर्ण है। और यदि सब चीज ठीक ठाक रहा तो 21वीं सदी में जो हम नव भारत की संकल्पना लेके चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेके चल रहे हैं संकल्पना को, शायद उसे प्राप्त करने में आसानी नहीं हो, बल्कि हम श्योर है और सफल हो सकते हैं। तो आप ऐसा करो, एक जैसे जहाँ तक कभी कभी जैसे बिहार से ही प्रशासनिक सुधार को समझ कि बिहार में प्रशासनिक सुधार की क्या आवश्यकता है, तो बिहार में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता वही जो केंद्र में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता होती है कि पर्यावरण बदल गया या फिर मशीन में घिसावट आ गया। तो बिहार में भी अगर परिस्थिति बदल रहा हो या फिर मशीन में कमी आ रहा हो तो प्रशासनिक सुधार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अभी देखो बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, इतने बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आके प्रवासी मजदूर आ गए हैं, चुनौती कोरोना वगैरह से। और दूसरा जो आप देख रहे हो कि बिहार में भी जो भर्ती के अधिकारी तंत्र में थोड़ी इनर्सिया डेवलप हो गई, क्योंकि सुधार बहुत दिनों से नहीं हुआ। तो इन सब को लेकर बिहार में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता थी। और 2005 में आपने देखा होगा कि वीएस दुबे की अध्यक्षता में समिति बना भी था आयोग, और उसने रिकमेंड भी किया, उसको लागू भी किया। बिहार में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन है, प्रशासनिक सुधार विभाग खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं, उसको मैनेज करते हैं। सात निश्चय कार्य बहुत सारे बिहार में भी, इस शासन में बिहार जो आपका अग्रणी राज्य है, लोकपाल इसने लोक आयुक्त स्थापित किया है,
हमारे स्कूल ई शासन को कई दफा अवार्ड मिल चुका है। हमारे नागरिक शिकायत पर सूचना का अधिकार, जन शिकायत का अधिकार, ये सब टॉपिक पर बहुत सारा आगे काम कर चुका है, सेवा का अधिकार वगैरह पर। इस टॉपिक पर मैं और भी डिस्कस करूंगा जब जन शिकायत निवारण टॉपिक करूंगा तो समझ रहे। लेकिन ये मोटा मोटे काम जानने में काफी है कि बिहार भी प्रशासनिक सुधार में पीछे नहीं है, ये भी लगातार आगे बढ़ रहा है और शायद यही नतीजा है कि बिहार का अभी ग्रोथ रेट सबसे दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। ये बात अलग है कि बिहार चूंकि अभी भी चूंकि इतने पिछड़ापन है और इतनी चुनौती के अभी भी लैग कर रहा है, लेकिन जहाँ तक इसका आज के तारीख में परफॉर्मेंस सवाल है, अब तो मार्क काफी अच्छा है, देयर इज नो डिफिकल्टी। ठीक है देन, तो हम लोग इसके वर्कआउट करेंगे। एक क्वेश्चन आप मेरे को लिख के लेते आइएगा, दिखलाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पोस्ट कीजिएगा। और मैं आपको जो बताया अभी तुरंत कि अगला जो हम लोग अब सेटअप कर रहे हैं, आप मेरे को अपना रिक्वेस्ट भेजो कि हमें ये टॉपिक करा दिया जाए फिर से। इस टॉपिक में मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, मैं उस टॉपिक को टेकअप करने की कोशिश जरूर करूंगा। समझ रहे हैं ना? तो आप ये देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का दृष्टिकोण बतलाइए, ये आप लिख के दिखाइए, चर्चा कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो फोन करिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय।